नमस्कार, मैं रवीश कुमार। निर्यात के मामले में चीन ने एक सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कुंभ में हर दिन 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के डुबकी लगाने का दावा किया जा रहा है। कुंभ और चीन के निर्यात की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है, मगर दोनों का संबंध इस बात से तो है ही कि अपने अपने सेक्टर में दोनों देशों की क्षमता कहां तक जा सकती है। कुंभ में अनगिनत लोग आते रहते हैं, लेकिन यह संख्या 1.5 करोड़ है या 1 करोड़ 60 लाख है, हम इस पर कैसे पहुंचे? इतनी सटीक गिनती का फॉर्मूला क्या है, किसी को नहीं पता। मीडिया ने इन दावों पर कोई सवाल भी नहीं उठाया। हर जगह हेडलाइन है कि 45 दिन के कुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। 140 करोड़ की आबादी है भारत की और उसमें से 45 करोड़ लोग कुंभ आएंगे। किसी को तो सवाल करना चाहिए था। अगर भारत 45 करोड़ लोगों के एक जगह पर आने की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, तो वही भारत मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कुंभ जैसी कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर सकता? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी कामयाबी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में माहिर होते जा रहे हैं। और उधर चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग को कुंभ में बदल दिया है। चीन में बने सामानों का विकल्प आज दुनिया के पास नहीं है। चीन ने निर्यात के क्षेत्र में जो हासिल किया है, कहा जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश ने इस तरह से हासिल नहीं किया। दुनिया भर के अखबारों की यह प्रमुख खबर है कि 2024 में चीन ने निर्यात के मामले में एक रिकॉर्ड बनाया है। एक साल में 5.9% निर्यात बढ़ा है। चीन ऐसा देश है जो आयात से ज्यादा निर्यात करता है, इसलिए वह ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार लाभ की स्थिति में है, जबकि भारत चीन से ही व्यापार घाटा का सामना कर रहा है। 2024 में चीन का निर्यात उसके आयात से 992 अरब डॉलर अधिक हो गया। चीन का आयात 2.3% बढ़ा और निर्यात 7.1%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तरक्की के बिना आप निर्यात नहीं बढ़ा सकते। चीन ने दुनिया को यह भी दिखाया है कि नए दौर की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के मामले में उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वह केवल टेस्ला की कार नहीं बनाता, बल्कि अपनी कार भी बनाता है जो टेस्ला को टक्कर दे रही है। लेकिन भारत की आर्थिक तरक्की के वे आंकड़े कहां हैं जिनमें आप 10 साल तक मोदी सरकार के प्रयासों के नतीजों को देख सकें या झलक भी मिल जाए? 10 साल कम समय नहीं होता। आप सोचिए, भारत ने बने आईफोन का निर्यात 1 लाख करोड़ पार कर गया तो अखबार आए दिन इसे प्रमुखता से छापते रहते हैं। लेकिन कब तक आईफोन की खबर से निर्यात की कामयाबी का ढोल पीटते रहेंगे? आईफोन के अलावा दूसरी चीजों के बारे में भी तो बताया जाना चाहिए। मस्क की टेस्ला कार को उसी अमेरिका में चीन की BYD कार तगड़ी चुनौती देती है। जब BYD कार ने अमेरिकी बाजार पर कब्जा करना शुरू किया तो अमेरिका ने उससे बेहतर कार नहीं बनाई, बल्कि चीन की कार पर आयात शुल्क लाद दिया। बाइडन ने BYD की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% का आयात शुल्क लगाया है। इसके बाद भी चीन का अमेरिका को निर्यात 4.9% बढ़ा है, 525 बिलियन डॉलर का हो गया। पिछले साल 16% बढ़ा, जो बता रहा है कि ट्रंप के भय से अमेरिकी कंपनियां ज्यादा माल खरीदकर स्टोर करने में लग गई होंगी। 2024 में इस कार की बिक्री 72% बढ़ गई। 2023 में चीन जापान को पीछे छोड़ते हुए कार का सबसे बड़ा निर्यातक दुनिया में बन गया। यूरोपियन यूनियन ने चीन की बनी कारों पर 45% की टैरिफ लगाई है। ट्रंप तो 60% तक ले जाने की बात करने लगे हैं। चीन ने कार के निर्माण में इन देशों के कई दशकों के अनुभवों, टेक्नोलॉजी सबको पछाड़ दिया। हताश होकर ये देश चीन में बने उत्पादों पर टैक्स लगा रहे हैं ताकि महंगे होने के कारण उनके लोग चीन का माल ना खरीदें। यह मामूली घटना नहीं, अभी तक दुनिया के बाजारों पर जापान, जर्मनी, अमेरिका का प्रभाव था। उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की धूम होती थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन देशों ने भी वो हासिल नहीं किया जो चीन ने कर लिया। आपको भारत के ही एक बिजनेस अखबार की पहली खबर दिखाना चाहता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि चीन ने मस्क का मुकाबला टेस्ला से भी अच्छी कार बनाकर किया। लेकिन भारत क्या कर रहा है वो जरा देखिए। मस्क को मस्का लगाया जा रहा है। पता है कि मस्क ट्रंप के नाम पर अमेरिका में उछल कूद मचा रहे हैं, नंबर 2 हो गए हैं, अब वह भी एक पावर सेंटर हैं। तो भारत के फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यह खबर बता रही है
कि भारत इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों को बुलाकर पूछने वाला है कि उनके लिए क्या क्या किया जाए। इनमें मस्क का भी नाम प्रमुख है। जिस मस्क ने भारत में ट्विटर को लेकर कहा था कि वह जेल नहीं जाना चाहेगा, जो भी कानून है उसका पालन करेगा, ट्रंप की सरकार आते ही उसी मस्क को बुलावा भेजा जा रहा है। आइए बताइए हम क्या करें, किस तरह की नीति बनाएं कि आपको तकलीफ ना हो। इस हेडलाइन के बारे में कितने लोगों को पता होगा? मस्क अगर बालू का खनन करेगा तो पता चला कि बिहार से लेकर कर्नाटक तक में बालू खनन की नीति के लिए मस्क से पूछा जाने लगा है। जून 2023 में इकोनॉमिस्ट नाम की पत्रिका की कवर का यह चित्र फिर से याद कीजिए। बाइडेन ने भारत नाम के शेर को गले लगा लिया है। एक मतलब तो यह भी निकलता है कि यह तस्वीर दोस्ती की नहीं बल्कि शेर को काबू में कर लेने की है। अमेरिका ने अपनी गिरफ्त में उसे ले लिया है। ट्रंप ने अभी शपथ नहीं ली है, अभी से ही मस्क को बुलाने की खबरें छपने लगीं। दुनिया में इलेक्ट्रिक कार का आविष्कार जनवरी 2025 में तो नहीं हुआ। टेस्ला तो 2008 से कार बना रही है और उसी साल चीन की कार कंपनी BYD ने भी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी। आज BYD टेस्ला को टक्कर दे रही है, कई बाजारों में पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 2014 से लेकर 24 तक इन 10 वर्षों में भारत ने कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाया अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर, जो उसका अपना कहा जाएगा, जिसने टेस्ला या BYD जैसी धूम दुनिया भर में मचा दी हो? यह जरूर सुना होगा कि पैसे वाले भारत छोड़कर जा रहे हैं, अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। भारत अभी अपनी नीतियां ही बना रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा ने जानकारी दी है कि 2023 दिसंबर के मुकाबले 2024 दिसंबर में करीब 6000 गाड़ियां कम बिकी, 2% की गिरावट आ गई। इससे पहले दिवाली होने के बावजूद नवंबर 2024 में 14% की गिरावट देखी गई। दिवाली के समय से डिस्काउंट का दौर चला, दिसंबर में भी छूट दी गई, तब भी कारों की बिक्री में उछाल नहीं आ सकी। भारत के आम लोगों के पास अब पैसे इतने कम हैं कि कार खरीदने की क्षमता घटती जा रही है। यह हाल है कि भारत के बाजार की, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अब मस्क को बुलाकर पूछा जाएगा, बताइए हम क्या कर सकते हैं? हम इस लेवल पर आ गए हैं। चीन ने निर्यात में जो झंडे गाड़े हैं, भारत क्यों नहीं गाड़ सका, इस पर बात कोई नहीं कर रहा। 2014 में यह टाइगर लॉन्च हुआ, मेक इन इंडिया का आइकॉन लोगो। 10 साल बाद हम मैन्युफैक्चरिंग में कहां पहुंचे हैं? क्या भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया है? भारत ने बना हुआ कौन सा उत्पाद है जो पूरी तरह भारतीय है, जिसने टेस्ला, BYD की तरह पहचान बनाई हो? मेक इन इंडिया के बाद आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, PLI नाम से कितने ही अभियान चले, स्कीम लॉन्च हुई और उनका अब पता नहीं। मेक इन इंडिया जब लॉन्च हुआ तब इसका एक उद्देश्य रखा गया कि हर साल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 12 से 14% की दर से विकास करना होगा, ताकि 2022 तक आते आते GDP में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 25% हो जाए। कोविड आया, बाद में इस लक्ष्य को आगे खिसकाकर 2025 कर दिया गया, मगर आज भी यह लक्ष्य बहुत दूर है। वित्त वर्ष 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.9% की दर से विकास हुआ। 2025 आ गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग GDP का मात्र 17% है। अपने लक्ष्य से 8% पीछे। सरकार कोविड का बहाना कर अब नहीं बच सकती है। इन आंकड़ों को देखें तो GDP में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान उस तरह से बढ़ा ही नहीं जिसके लिए मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया। हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, लेकिन भारत के सारे दावे अभूतपूर्व होते जा रहे हैं। आज की हालत ऐसी है कि चेक करने के लिए देखना पड़ता है पहले क्या क्या दावा किया गया था, और तब पता चलता है कि पूरा नहीं हुआ। मोदी सरकार के कई दावे जो सुनने में उस वक्त अभूतपूर्व लगते थे, जिन्हें अभूतपूर्व मानकर बड़े बड़े लेख लिखे गए, तारीफें की गई, सपने दिखाए गए, कई सारे अभूतपूर्व हो चुके हैं। उनकी बात कोई नहीं करता। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के इस डेटा को देखिए। मेक इन इंडिया के शुरू होने के बाद का यह आंकड़ा तस्वीर बता देता है। 2014 में GDP में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 15% था, 2015 में बढ़कर 16% हुआ, मगर उसके बाद लगातार 3 साल तक 15% ही रहा। 5 साल बाद 2019 में GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी घट गई, 13% पर आ गई। यह वो साल था जब चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगे। रोजगार, व्यापार, अर्थव्यवस्था के सारे सवाल पीछे चले गए। 303 सीटें पाकर भी मोदी सरकार मैन्युफैक्चरिंग जैसे बुनियादी सेक्टर में अपने ही लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई।
कोविड के वर्षों में भी यह क्षेत्र जीडीपी में 13 से 14% का ही योगदान करता रहा, उतना ही जितना कोविड से पहले 2024 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 17.7% ही पहुंच सका। 17% कोई बड़ी बात नहीं। 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी में हिस्सेदारी 16 से 17% हुआ करती थी। 3 दशक बाद आज भी कमोबेश यह सेक्टर जीडीपी का 17.7% ही है। मतलब 1990 से 2025 आ गया, भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां था वहीं नजर आ रहा है। भाषण देने से, लोगो बना देने से, आइकॉन बना देने से और तालियां बजवा लेने से सफलता नहीं मिलती है। दिक्कत यही है कि सफलता मिलने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए तालियों की दाद बटोर ली। सितंबर 2014 का वह भाषण जब प्रधानमंत्री मोदी स्वप्न दृष्टा नजर आ रहे थे। 2025 का मेरा वीडियो देखिए, ना स्वप्न नजर आ रहा है ना दृष्टि। मस्क को बुलाया जा रहा है, हम नीति कैसी बनाएं। ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। जब मेक इन इंडिया की मैं बात करता हूं तब आखिरकार मेरा मुख्यमंत्री के कार्यकाल का अनुभव है। व्यापारी या उद्योगकार कोई बहुत बड़ी इंसेंटिव स्कीम से नहीं आते हैं जी। आप ये कह दो कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये टैक्स फ्री करेंगे, वो टैक्स फ्री करेंगे, इंसेंटिव से काम होता नहीं है। हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है और ये जिम्मा सरकार का है। शासन में बैठे हुए लोगों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इन सारी व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान केंद्रित करना होता है और तब जाकर के इन्वेस्टर्स के लिए एक सिक्योरिटी का एहसास बनता है। इन्वेस्टर पहले अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी चाहता है, बाद में ग्रोथ चाहता है और फिर प्रॉफिट चाहता है। वो पहले ही दिन प्रॉफिट नहीं खोजता है, उसको प्रॉफिट के लिए और 50 जगह पे बहुत कंपनियां पड़ी है उसके पास, उसको ये चाहिए। सरकार का प्रयास है, हमने एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका रुपया डूब नहीं जाएगा। 10 साल गुजर गए इन सपनों के। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की होती तो भारत के प्रधानमंत्री इन फैक्ट्रियों में घूम रहे होते जहां हजारों की संख्या में लोग काम करते हुए दिखाई देते। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया का जश्न मनाते नहीं दिखते, धार्मिक आयोजनों में ज्यादा नजर आते हैं, किसी फैक्ट्री में कम। भारत के आत्मविश्वास का हाल यह है कि सैमसंग ने नोएडा में फैक्ट्री लगा दी तो मंत्री कई दिनों तक उसी का जाप करते रहे। इन दिनों आईफोन की फैक्ट्री का करने लगे हैं। चीन अपने उत्पादों से छा गया है और भारत के मंत्री भाषणों में भारत का जयगान किए जा रहे हैं। करना भी चाहिए, लेकिन इस जयगान में वे भूल जा रहे हैं कि भारत का नाम हमेशा से था और हमेशा रहेगा, सिर्फ उनके आने के बाद नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण की इस भावुकता को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और अपनी आर्थिक स्थिति को याद कीजिए कि बैंकों में रखने से कितना मिल रहा है, शेयर बाजार में कितना डूब गया और टैक्स देते देते आप कितने खाली हो गए। जो भारतीय नागरिक झुक के चलता था विश्व के सामने, आज छाती तान के चलता है मेरे भाई और बहनों। और विश्व के नागरिक भारतीय नागरिक को देखकर झुककर प्रणाम करते हैं मेरे भाई और बहनों। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये हमारा युग है, ये हमारा दशक है। हमें उठना होगा, जागना होगा और मां भारती के पूजा करके विश्व गुरु के रूप में हमारे देश को स्थापित करना।
ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताना चाहिए कि फिर पैसे वाले भारतीय भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं। क्या इसलिए कि दुनिया में भारत का नाम हो गया है, वहां बसकर भारत के बारे में सुनने देखने जा रहे हैं, या इसलिए कि भारत को अब वे बेहतर जगह नहीं मानते, ना कारोबार के लिए ना रहने के लिए। पिछले 10 वर्षों में 15 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। मोदी सरकार जब आई थी तो जनता के बीच इसी तरह से दावे करने के लिए पासपोर्ट की रैंकिंग का जाप करने लगी, हेडलाइन छपने लगी। अब भूल गई है, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। 10 जनवरी की ही एक खबर है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट का स्थान 85वें नंबर पर आ गया है। इसके पहले 2024 में 80 नंबर पर था, लेकिन गिरकर 85 पर आ गया। सिंगापुर लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर रहा है। 2021 में भारत का स्थान 90 पर था। हेनली सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में केवल 22 ऐसे देश हैं जिनकी रैंकिंग गिरी है। इन 22 देशों में भारत भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2006 में भारत के पासपोर्ट को सबसे अच्छी रैंकिंग मिली थी, 71वें स्थान पर भारत आया था। 2013 में भारत की रैंकिंग 74 थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पता होगा कि जहां वे भाषण दे रहे हैं वहां आई जनता न तो अखबार पढ़ती होगी, और अगर पढ़ती भी होगी तो अखबारों में इस तरह से छापा नहीं जाता होगा। तो कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी दावा कर दीजिए, जनता समझ जाती है कि अब ताली बजाने का समय आ गया है। जनता ताली बजा देती है। ट्रंप ने अभी शपथ नहीं ली है। शपथ से पहले ही ब्रिक्स देशों से कह दिया कि अगर डॉलर के विकल्प के रूप में दूसरी करेंसी की बात करेंगे तो अमेरिका, ब्राजील, भारत, चीन से आयात होने वाले सामानों पर 100% आयात शुल्क लगा देगा। अब मैं आपको खबरों की 2 कतरने दिखाता हूं। फरवरी 2024 की पहली खबर कहती है भारत डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स की करेंसी विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, फरवरी 2024 में। अब दिसंबर 2024 की यह दूसरी खबर कहती है भारत इसका साथ नहीं देगा। इन 2 खबरों के बीच क्या बदल गया? यही कि ट्रंप जीतकर आ गए। दुनिया लेन देन से चलती है। ग्वालियर में सिंधिया जो चाहे बोल सकते हैं, बस ध्यान रहे ज्यादा ना बोल दें। जो भारतीय नागरिक झुक के चलता था विश्व के सामने, आज छाती तान के चलता है मेरे भाई और बहनों। और विश्व के नागरिक भारतीय नागरिक को देखकर झुककर प्रणाम करते हैं मेरे भाई और बहनों। कई अखबारों में भारतीय रुपए के कमजोर होने की खबरें मामूली खबर के रूप में छापी जा रही हैं, जिससे जनता के बीच यह बड़ी खबर के रूप में ना पहुंचे। रुपया गिरता जा रहा है। 2014 से पहले जो लोग इसे लेकर हल्ला हंगामा किया करते थे, उन्हें तो काठ मार गया है, कुछ बोल नहीं पा रहे। तब तो $1 60 रुपए से कम का होता था, हंगामा मचता था। आज 86 रुपए से अधिक का हो गया, चुप्पी पसर गई। ठीक उसी तरह से किसी को नहीं पता कि 2012 से 23 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का ग्रोथ रेट 5.5% रहा है। यह पहले के 10 साल की तुलना में 2.5% कम है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश मेक इन इंडिया को मेक बिलीव इंडिया कहते हैं, यानी आपको जबरदस्ती यकीन कराया जा रहा है, जबकि यकीन करने लायक है नहीं। मेक बिलीव यानी मनगढ़ंत हवाई बातें। 14 अक्टूबर को जयराम रमेश ने मेक इन इंडिया पर एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें मेक इन इंडिया के दावों की पड़ताल की गई उनकी तरफ से। अपने नोट में जयराम कहते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत 2022 तक औद्योगिक क्षेत्र में 100 मिलियन नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि हकीकत यह है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या 2017 में 51.3 मिलियन थी, जो गिरकर 2022-23 में 35.65 मिलियन हो गई, यानी रोजगार बहुत कम हो गया। जयराम ने लिखा है कि यह भी दावा किया गया कि मूल्य श्रृंखला में ऊपर उठकर चीन का स्थान लेते हुए भारत को दुनिया की नई फैक्ट्री बनाएंगे। मगर चीन का स्थान लेना तो दूर, हम आर्थिक रूप से उसी पर निर्भर हो गए। चीन से आयात का हिस्सा 2014 में 11% था, जो बढ़कर पिछले कुछ वर्षों में 15% हो गया है। भारत चीन से आगे नहीं निकल सकता था, बराबरी भी नहीं कर सकता था इन 10 वर्षों में, लेकिन कुछ कदम तो आगे चल ही सकता था। आज चीन ने निर्यात का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करीब $1000 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। क्या कमजोर मैन्युफैक्चरिंग के साथ आर्थिक विकास हो सकता है?
13 जनवरी के शो में वीडियो में हमने आपको अर्थशास्त्री प्रसेनजीत बोस का बयान सुनाया था, जिनका कहना है कि अगर अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर में विकास धीमा होता है तो विदेशी निवेश घटने लग जाता है, स्टॉक मार्केट पर भी असर पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग को कोर सेक्टर माना जाता है। थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है यह, मगर हिंदू अखबार की इस खबर को देखिए। मई 2024 में पीटीआई के हवाले से रिपोर्ट हुआ। आर्थिक मामलों के थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने तब कहा था कि अगर आप केवल कच्चा माल आयात कर रहे हैं तब भी बढ़ता हुआ व्यापार घाटा रुपए को कमजोर कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घाटे की हालत में आपको आयात करने के लिए और अधिक विदेशी मुद्रा चाहिए होगी। रुपया जितना कमजोर होगा, व्यापार घाटा उतना ही बिगड़ता जाएगा। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार को विदेशों से कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे बाहरी ऋण का बोझ बढ़ेगा। इससे होता यह है कि विदेशी मुद्रा का भंडार कम होने लगता है और निवेशकों को लगता है उस देश में आर्थिक स्थिरता नहीं है। इससे विदेशी निवेश भी कम होने लगता है। अजय श्रीवास्तव ने कहा कि व्यापार घाटे को कम करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना होता है, गैर जरूरी आयात पर रोक लगानी पड़ती है, घरेलू उद्योगों का विकास करना पड़ता है, मुद्रा विनिमय व कर्ज को संभालना पड़ता है। तो आपने समझा यही कि रुपया इसलिए भी कमजोर हुआ है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार कमजोर रहा और 10 साल गुजर गए बातों की मैन्युफैक्चरिंग करते करते। एक पाठक को जितनी जानकारी मिलनी चाहिए उतनी अक्सर मिलती नहीं। हम भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन इसके लिए हमने कई लोगों के लेख पढ़े, विश्लेषण को समझा। इससे हमारी भी समझ बेहतर हुई कि आर्थिक क्षेत्र में भारत के लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा है। कारण यही है, काम देने लायक विकास हुआ नहीं। ऊपर से महंगाई ने आपकी हालत और खराब कर दी। महंगाई दर में थोड़ी कमी तो आई है, मगर यह कमी थोड़ी ही है, अभी भी 8% से ज्यादा है। सब्जियों की महंगाई दर तो और बढ़ गई है। महंगाई पर भी बात नहीं होती। आपके आज की हालत बहुत खराब है। सपना 2047 का दिखाया जा रहा है। भारत के लोगों की हालत यह हो गई है कि मात्र 2000 रुपए खाते में देने के वादे से चुनाव जीत लिया जा रहा है। रैलियों में भीड़ आ जा रही है। लोगों को भी पता है इस वक्त 2000 भी 2 करोड़ के बराबर हो चुका है। यह लेवल हो गया है भारत की जनता का, उसकी आर्थिक हालत का। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।